कल हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग हम लोग शुरू कर चुके थे और गांधी जी की जो विचारधारा थी या जिसे गांधीवाद कहते हैं उसे हम लोगों ने देखा। गांधी जी का जो राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण था, कैसे वो अन्य नेताओं से अलग थे, उसे देखा गया। साथ ही गांधी जी का क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन था उसमें उनकी भागीदारिता और उनकी सफलता को देखा गया था। तीन तीन स्थानीय स्तर पर जो उनको सफलताएं मिलती हैं उसका परिणाम क्या हुआ था कि गांधी जी अब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुके थे। भारत में एक मसीहा के रूप में उनको देखा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम ऑफ 1 year देयर वर द 3 पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ गांधी जी एट रीजनल लेवल। गांधी जी के पूर्व जो नरमपंथी चरण या गरमपंथी चरण है उसकी कोई वास्तविक उपलब्धियां नहीं थी। गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से किसी मामले में आए हैं और उन्हें क्या है, उन्हें सफलताएं मिली है। अब इसी के साथ क्या होगा, गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में जो है प्रवेश होगा। वहीं से हम लोग आज की क्लास को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है। आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधीवादी युग। गांधीवादी युग आज का विषय वस्तु क्या होगा हम लोग का? तो आज का जो विषय वस्तु होगा वो रॉलेट सत्याग्रह से हम लोग शुरुआत किया जाएगा। कहां से? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ? तो रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू हुआ। रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह कब की घटना है? 1919 ईस्वी। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट जो है काला कानून था। कानून था। किस रूप में काला कानून है? किस रूप में ये काला कानून है? तो इसके तीन प्रावधान जो हैं, इसके तीन प्रावधान जो हैं, ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील। ना कोई दलील। इन प्रावधानों को देखते हुए इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। तो आइए फटाफट कहां पे हम लोग आते हैं कि जो रॉलेट एक्ट है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। रॉलेट एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? रॉलेट एक्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो सर सिडनी रॉलेट रहते हैं। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित एक समिति होती है। एक समिति कब है? 1917 ईस्वी में है। इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या रहता है? तो गठन का उद्देश्य रहता है भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। अगर आप लोग को याद आ रहा है, जो गरमपंथी चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण है, गरमपंथी चरण है, वहां पर बंगाल का विभाजन, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन किसके नेतृत्व में? गरमपंथी नेताओं के नेतृत्व में। अंततः सूरत में फूट 1907 में, सूरत में फूट और उसके पश्चात गरमपंथी नेताओं का ब्रिटिश शासन के द्वारा दमन कर दिया जाना। इससे क्या है भाई? तो इससे जो है युवाओं में क्या होता है? हताशा की स्थिति होती है। युवाओं को लगता है कि शायद गरमपंथी जो है स्वराज की प्राप्ति करवा पाएंगे। युवाओं को लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलन भी असमर्थ है देश की आजादी में। और साथ ही साथ युवाओं में एक हताशा की स्थिति इसलिए भी रहती है
कि कुछ बदनाम अंग्रेज अधिकारी रहते हैं, भारतीयों पे उनके बड़े ही निर्मम जो हैं बर्ताव होते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि युवाओं ने हिंसा का मार्ग चुना, क्रांति का मार्ग चुना और बदनाम अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू किया। अब ये घटनाएं क्या है? ये घटनाएं पूरे भारतवर्ष में, बंगाल में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, देश के बाहर भी इवन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश शासन को क्या लगता है कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं उसे कैसे रोका जाए? इस हेतु सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इनके जो सुझाव थे उस पर क्या होता है, इनके सुझाव पर जो है रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट आता है। अब रॉलेट एक्ट जो 1919 आता है, इसके क्या थे भाई? इसके कठोर प्रावधान रहते हैं। कठोर प्रावधान रहते हैं। कठोर प्रावधान किस रूप में रहते हैं? ओनली ऑन बिहाफ ऑफ सस्पिशियस ग्राउंड दे हैड द इमेंस पावर अकॉर्डिंग टू द। इधर उधर की बातें जो है मत कीजिए कमेंट बॉक्स में, ब्लॉक हो जाएंगे। बहुत लोग मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हो भी चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी कहानी मत शुरू कर दिया कीजिए। आते ही पढ़ाई दूसरा हो जाता है, पहले अपने मित्रों का हाल चाल लेने लगते हैं। ये पढ़ाई का मंच है, आपके मित्रों के कुशल क्षेम का मंच नहीं है। ठीक है, किसी का नाम चुन्नी है कि चुनरी है और न जाने क्या क्या। आप लोग मत कीजिए, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट आप लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है यहाँ पे सामने हम लोग की स्क्रीन लगा होता है और स्क्रीन पे बार बार कुछ उल जुलूल वाले जो, इसलिए कमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसी चीजों से डिस्टर्बेंस भी होता है। सामने एकदम लगा हुआ है और सामने उसी को हम लोग सोचते हैं कि कोई प्रश्न होगा, कोई बच्चा पूछेगा। चलिए भाई, तो कठोर प्रावधान क्या रहता है कि केवल शंका के आधार पर क्या है, केवल शंका के आधार पर ब्रिटिश शासन किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकती थी। कितने समय के लिए गिरफ्तार कर सकती थी? तो 2 वर्षों के लिए गिरफ्तार कर सकती थी। एक बार अगर गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तार होने के बाद क्या था? गिरफ्तार होने के बाद ना कोई अपील है, ना कोई दलील है, ना कोई वकील है। जिस व्यक्ति के ऊपर शंका हो गया, अगर शंका हो गया तो केवल शंका के आधार पर क्या किया जा सकता था? केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार। जो गिरफ्तार व्यक्ति है, मान लीजिए आप छात्र हैं, आपको शंका के आधार पर ब्रिटिश सरकार को शंका हो गया, गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार कर ली तो क्या है? गिरफ्तार करने के बाद वो व्यक्ति अपने बचाव में किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है, अपने बचाव में वो कोई दलील नहीं दे सकता है और न तो वो अपने बचाव में कोई वकील रख सकता है। अंग्रेजों का जमाना अगर रहता, भाई मान लीजिए आप युवा हैं, कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, वहां पे अगर सरकार गिरफ्तार कर ली तो जीवन तो चला गया भाई। आप न तो अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ में कोई दलील दे सकते हैं, न तो कहीं पे आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं और न तो कोई वकील रख सकते हैं। इसी बिहाफ पर इसे क्या कहा गया? इसी बिहाफ पर इसे काला कानून कहा गया। अब इससे क्या रहता है? इससे रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध होना शुरू होता है। रॉलेट एक्ट पर भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन ऑन रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट का क्या होता है? रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध होगा। देशव्यापी विरोध होगा। इस देशव्यापी विरोध को देखते हुए क्या होता है? इस देशव्यापी विरोध को देखते हुए फरवरी 1919 का वर्ष है और गांधी जी भी क्या करते हैं? गांधी जी ने भी देशव्यापी जो विरोध है, रॉलेट एक्ट का जो विरोध है, इसका क्या किया? समर्थन किया। और इसके समर्थन के साथ ही क्या होता है? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल या विरोध को तय किया गया। अब रॉलेट एक्ट का जो विरोध रहता है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो लोगों का गुस्सा रहता है, पंजाब और लाहौर में ज्यादा रहता है। कहां पर ज्यादा है? तो पंजाब और लाहौर के क्षेत्र में ज्यादा है। पंजाब और लाहौर में ज्यादा है। गांधी जी कहां पे रहते हैं? गांधी जी बंबई में रहते हैं।
गांधी जी, क्योंकि जो डेट है 6 अप्रैल 1919 को लेकर के थोड़ी गलतफहमी रहती है। दिल्ली में 30 मार्च को ही जो विरोध रहता है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है। परिस्थितियां पंजाब लाहौर में बिगड़ रही थी। गांधी जी बंबई से कहां आते हैं? गांधी जी बंबई से दिल्ली आते हैं। दिल्ली से वो पंजाब के लिए जा रहे होते हैं। पलवल एक स्टेशन है, जो हरियाणा के बच्चे होंगे उनको पता होगा, या दिल्ली में भी जो है उन्हें पता होगा। पलवल स्टेशन पे सरकार क्या करती है? ब्रिटिश पुलिस से उनको डिटेन करती है, उन्हें गिरफ्त में लेती है और गिरफ्त करके फिर से कहां पे ले जाकर छोड़ देती है? बंबई में छोड़ देती है। पंजाब में परिस्थितियां क्या है? पंजाब में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। 9 अप्रैल का दिन है, 9 अप्रैल 1919। पंजाब के 2 स्थानीय नेता हैं। पंजाब के 2 स्थानीय नेता हैं। क्या नाम है? तो इन स्थानीय नेताओं का नाम डॉक्टर सत्यपाल है, डॉक्टर सत्यपाल है और सैफुद्दीन किचलू है। ये सब प्री में पूछा गया है। सैफुद्दीन किचलू है। इन्हें क्या कर लिया जाएगा भाई? क्लास रुक के चल रही है तो ये आपका अपना जो है वो प्रॉब्लम है। निशा, अगर आपका क्लास रुक रहा है, यहाँ पे अगर रुकता है तो हमारे यहाँ पर भी वो शो होने लगता है। आपके नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है, या मोबाइल का जो प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर वाला भी कुछ मैटर होता है कि अगर पुराना प्रोसेसर है तो वो भी अच्छे से काम नहीं करता है। क्या सभी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्लास रुक रुक के चल रहा है, ऐसा सभी लोगों के साथ हो रहा है? चलिए भाई, तो क्या है, जो 2 नेता हैं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन्हें क्या कर लिया जाता है? इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के साथ में क्या होता है? पंजाब में लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ जाता है। पंजाब में लोगों का जो आक्रोश है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इन दोनों स्थानीय नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में दिन कौन सा है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जगह कौन सा है? जालियांवाला बाग का मैदान। ये कहां पर है? तो ये अमृतसर में है। जालियांवाला बाग का मैदान ये कहां पर है? ये अमृतसर में है। अब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या होता है? दोनों नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में, दोनों स्थानीय नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है? विरोध में एक सभा का आयोजन होता है। एक सभा का आयोजन कहां पर है भाई? तो इस सभा का आयोजन जालियांवाला बाग मैदान पर रखा गया। जालियांवाला बाग जो है ये क्या रहता है? जालियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची 4 दीवारी से घिरा है। ऊंची 4 दीवारी से घिरा था और एक सकरा प्रवेश द्वार था। एक सकरा प्रवेश द्वार था। कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि ये कौन सा दिन है? 13 अप्रैल 1919। ये बैसाखी का दिन है। बैसाखी का दिन क्या है भाई? ये कृषक त्योहार होता है, एग्रीकल्चर फेस्टिव है। और उसी दिन क्या होता है? उसी दिन मेला लगा होता है, लोगों का हुजूम जा रहा होता है। अमृतसर का जो जालियांवाला बाग मैदान है वहां पर सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन होता है। ये क्या होता है भाई? ये चारों तरफ से ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता है। मैदान में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, समाज के हर वर्ग के लोग हैं। कौन रहता है? जनरल ओ डायर नाम का एक सनकी अंग्रेज अधिकारी है। जनरल ओ डायर ने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की गई और क्या होता है? 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। चारों तरफ से क्या है भाई? चारों तरफ से जो है ऊंची 4 दीवारी है, मात्र एक सकरा प्रवेश द्वार है। यहां पर पुलिस वाले जो हैं
एक जो कहा जाता है ना ब्रस्ट फायरिंग करना, अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इसी बाग में कुआं रहता है, कुछ लोग सोचते हैं कुआं में कूद जाते हैं, गोली जो गोलियों की बौछार है भाई बच जाएंगे। अब कुएं में इतने लोग कूदते हैं जान बचाने के लिए, सब कुएं में मर जाते हैं। कुछ जो छरहरे नौजवान होते हैं वो सोचते हैं कि चार दीवारी को पार कर जाएं, चढ़ती हुई दीवारों पर उन्हें गोली मारा जाता है। महिलाओं और बच्चों को गोली मारा जाता है। इनका अपराध क्या था, इनका कसूर क्या था? इनका अपराध और कसूर मात्र इतना था कि मेला देखने जा रहे थे, गांधी जी ने पूरे देश को समझाया था भाई कि अगर आप अहिंसक तरीके से विरोध करेंगे तो सरकार आपका कुछ नहीं करेगी। जुलूस उस जमाने में नई बात थी और ये जो विरोध प्रदर्शन है वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक तरीके से क्या है भाई, एक तरीके से अमानवीय घटना रहती है। ये क्या है, ये अमानवीय घटना रहती है। तो क्या है, अगर क्लास आपका निशा बार बार रुक रहा है तो आप एक बार मोबाइल अपना स्विच ऑफ कीजिए, स्विच ऑफ करके फिर से रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। तो क्या होता है, 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, पूरा देश क्या होता है, पूरा देश जो है स्तब्ध होता है। और पूरा देश जब स्तब्ध होता है, इस घटना से क्या है भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध था। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में हंटर कमीशन का गठन होता है। जले पे जो नमक छिड़कना कहा जाता है ना, वो सुने होंगे, जले पे जो नमक छिड़कना। तो हंटर कमीशन का गठन, और हंटर कमीशन ने क्या कहा, मात्र 379 लोग मारे गए। ये पूछा गया, जितने भी कमीशन है ना, ये कमीशन आपके एग्जाम में पूछता है, तो कमीशन पे ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्याकरण की क्लास नहीं चलेगी, अस्तब्ध क्या होता है, सकरा क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर इंग्लिश मीडियम के रहते ये रहता कि नहीं समझ में आ रहा है हिंदी के शब्द, तो थोड़ा समझ में आता। चलिए भाई, शिवांशु का कहना है कि मैंने पहली क्लास में आपको क्रिटिसाइज किया था बिना समझे। आई एम सो सॉरी, यू आर ग्रेट सर। मैं आपको शुरुआती क्लास में कह रहा था ना कि आप आईएएस का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, मैं अपना लेवल नहीं गिराऊंगा। अभी आप लोग कॉलेज के बच्चे हैं, 10+2, बहुत सारे बच्चों को बाद में पता चला कि वो अभी 12वीं पास किए हैं या अधिकांश छात्र अंडर ग्रेजुएट हैं। मैंने कहा था कि बेटा मैं लेवल नहीं गिराऊंगा, आपको थोड़ा सा लेवल उठाना होगा। और धीरे धीरे देखिए ना, मैं जान रहा हूं धीरे धीरे जो आप लोग मासूम बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा धैर्य तो होता नहीं है, बस थोड़ा सा कोई चीज नाराज हुए बस तुरंत उगल दिए। कहा था कि थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट करेंगे तो धीरे धीरे आप ढल जाएंगे, और वो चीजें जो है दिख रहा है। आइए भाई, तो हंटर कमीशन जो कमीशन है उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये सब आपके उसमें पूछा जाता है। आइए जो है डिस्टर्ब नहीं करना है, लव यू ऑल। मुझे लगता है रोज आप लोग हमारे मुंह से ये सुनना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा ये लव यू वाला कमेंट बहुत ज्यादा आप लोग करते हैं। तो लव यू ऑल आप लोग को मैंने पहले ही दिन कहा था कि जितना मोहब्बत आप हमसे करते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत हम अपने छात्रों से करते हैं, ठीक है। आइए भाई, हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन ने क्या बताया कि मात्र 379 लोग मारे गए। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने तहकीकात कमीशन का गठन किया। तहकीकात कमीशन, ये भी पूछा गया है, तहकीकात कमीशन का गठन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया। हंटर कमीशन में कहा ना, जले पे नमक छिड़कना, बस उसे क्या किया गया, उसे बस केवल बर्खास्त किया गया, अपने जॉब से उसे जो है बर्खास्त किया गया है। और बर्खास्त करने के साथ ही क्या होता है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रहता है, ब्रिटेन के संसद का जो उच्च सदन रहता है, वहां की उच्च सदन में इसको महान बताया गया, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताया गया, और इसके बड़ाई में बहुत बड़े बड़े जो है कसीदे पढ़े गए। भारतीयों को क्या हुआ भाई, भारतीयों को जलन हुआ, और इस जलन के साथ साथ में क्या होता है, इस जलन के साथ साथ में जो है, अब गांधी जी क्या कहते हैं, अब गांधी जी, पूरा देश स्तब्ध था भाई, गांधी जी भी स्तब्ध थे, और गांधी का क्या कहना है कि नैतिकता के आधार पर अब अंग्रेजों को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मनीषा अपना पूछिए भाई, क्या आपका सवाल है? मनीषा बेटा पूछिए क्या सवाल है, क्योंकि कमेंट इतने तेजी से आते हैं कि सवाल निकल जाते हैं, ठीक है, पूछिए, अभी मुझे दिख रहा है।
चलिए अब यहीं पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि क्या किया, अपनी उपाधि लौटा दिया। He renounced back his title and what was the scenario? Something this was the anguish of the Mahatma Gandhi. He said on the ethical ground there is a no need to continue the British governance in India and in response he launched the anti-rowlatt सत्याग्रह। तो गांधी जी का अब कहना है कि नैतिकता के नाते ब्रिटिश शासन का भारत पर कोई भी अधिकार नहीं है शासन करने का, और एक जन आंदोलन जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो आइए भाई, रॉलेट सत्याग्रह समाप्त हुआ। फटाफट मुझसे बताइए कि मिलना, देखिए बच्चों जो है मुश्किल है, मनीषा करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि आपसे मिलना है, मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। 40,000 बच्चे हैं, मान लीजिए अगर 2,000 बच्चे भी दिल्ली में रह रहे होंगे तो 2,000 बच्चों से कैसे मिला जाए। बट मैंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा वो है कि नहीं मिलना ही है तो आप लोग सेंटर पे आ जाइए, जो है ऑफिस पे आ जाइए। ऑफिस पे आकर के कोई एक डे ऐसा रहे जिस दिन पहले से डिसाइड रहे, तो वहां पे मुलाकात हो सकता है। मैं बार बार कर रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा अपने आप को हाइप करके दिखाना, हम लोग टीचर ही हैं भाई ना, हम लोग कोई ऐसा सेलिब्रिटी और वो नहीं है कि ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दिल्ली में रहते हैं तो आइए, 5-10 मिनट के लिए मुलाकात हो सकता है, क्योंकि क्लासेस का हम लोगों का प्रेशर रहता है। चलिए भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। कहां पे? असहयोग आंदोलन पर आते हैं, या इसे खिलाफत असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला। इस पूरे टॉपिक को कैसे देखना है, इस पूरे टॉपिक को खिलाफत असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, खिलाफत असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत और देशव्यापी प्रचार प्रसार। What were the factors which led to the Khilafat non-cooperation movement? What were the programs of Khilafat non-cooperation movement and beginning of the movement and the progress of Khilafat non-cooperation movement? आंदोलन का प्रचार प्रसार। अब इसके बाद क्या होगा? चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना और आंदोलन को वापस लिया जाना, आंदोलन को वापस लिया जाना, और अंततः क्या है, अंततः आंदोलन का महत्व क्या था, आंदोलन का महत्व क्या था। इतने सारे डायमेंशन को हमें क्या करना है, इतने सारे डायमेंशंस को हम लोगों को वेरियस एंगल से देखना है। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग। खिलाफत असहयोग आंदोलन का कारण क्या है? खिलाफत असहयोग आंदोलन, आंदोलन का कारण क्या है? खिलाफत का जो मुद्दा रहता है वो मुस्लिम भाइयों का मुद्दा रहता है। असहयोग का जो मुद्दा है गांधी जी का अपना आंदोलन है। तो आइए, जो है खिलाफत, आज नील की खेती नहीं किया जाता। बिना इधर उधर का प्रश्न मत पूछिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है कुछ ऐसा प्रश्न अगर पूछेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी त्याग दी थी। आकाश का प्रश्न है, नाइटहुड की जो उनकी उपाधि रहती है उसे उन्होंने त्याग दिया था। आइए भाई, तो खिलाफत असहयोग आंदोलन जो है, यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? खिलाफत के मुद्दे की बात कर रहे हैं। खिलाफत क्या है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका सिलेबस है। प्रथम विश्व युद्ध में देखेंगे तो एक तरफ कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, अमेरिका है। दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है। अब टर्की आज भी क्या है भाई? तुर्की आज भी इस्लामिक देश है। एक खलीफा का पद होता था इस्लाम धर्म में। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम सुने होंगे आप लोग। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो खलीफा का पद बनाया गया। खलीफा का पद मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे पवित्र पद था। तो खलीफा की परंपरा अभी भी चल रही है। आज भी पेपर में आप पढ़े होंगे, ईरान में जो है समथिंग जो है अयातुल्लाह खोमैनी शायद है। तो तुर्की के जो सुल्तान रहते हैं वही खलीफा के पद का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज भारतीयों का समर्थन चाहते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों को सहयोग दिया भी था। इसीलिए गांधी जी के ऊपर आरोप लगता है कि ये क्या है, ये अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती कराने वाले सार्जेंट हैं। सार्जेंट एक पद होता था। भारत ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या किया था? भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया था। बदले में ब्रिटेन ने कहा था कि हम आपको अगर समर्थन देंगे तो समर्थन के बदले में भारत के पक्ष में कुछ निर्णय दिया जाएगा।
भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वो इस शर्त पर समर्थन दिए थे कि आप तुर्की के खलीफा के साथ सद्व्यवहार मतलब हम्बल बिहेव कीजिएगा। परंतु युद्ध जीतने के पश्चात ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। चूंकि भारत के मुस्लिम समुदाय के साथ उन्होंने धोखा किया, जो उन्होंने वादा किया था उस वादे के अनुसार उन्होंने धोखा दिया। भारत का मुस्लिम समुदाय अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो जाता है और कहते हैं कि अब हम ब्रिटिश सरकार की खिलाफत करेंगे। खिलाफत करेंगे तो उसी आधार पर इसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में माहौल बदल चुका था। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में भाई क्या हुआ था, कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में नरमपंथी, गरमपंथी और मुस्लिम लीग लखनऊ में मिल गए। अब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो चुकी थी। मुस्लिम समुदाय ने जब ब्रिटिश शासन का खिलाफत करना शुरू किया, गांधी जी से एक अवसर के रूप में देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड पे गांधी जी कह भी रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आपको शासन करने का कोई हक नहीं है भाई। तो दोनों मिल गए और मिलकर के क्या हो गया, खिलाफत असहयोग आंदोलन हो गया। तो आइए भाई कारण के पहलू पर आते हैं। कारण को अगर लिखना है तो दो भागों में, आंतरिक कारण क्या थे और बाह्य कारण क्या थे। आंतरिक कारण क्या है और बाह्य कारण क्या है। आंतरिक कारण जो है, व्हाट वेर द इंटरनल फैक्टर्स एंड व्हाट वेर द एक्सटर्नल फैक्टर। आंतरिक कारण में कई सारे कारण रहते हैं, कुछ परोक्ष हैं कुछ प्रत्यक्ष हैं। जैसे भारत से धन का निर्गमन, भारतीयों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा रहता है। अगला, भारत में अंग्रेजी शासन का दमनात्मक नीतियां जो हैं, रॉलेट एक्ट के नकारात्मक प्रावधान। अगला, जालियांवाला बाग की घटना। तो ये सारे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर होते हैं आंतरिक देश के अंदर की जो परिस्थितियां रहती हैं, जिससे अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या रहता है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा रहता है। अब क्या है भाई, बाह्य कारण क्या रहते हैं। तो बाह्य कारण में टर्की में खलीफा पद की समाप्ति और भारतीय मुस्लिम समुदाय में विरोध या विद्वेष अंतरराष्ट्रीय मुद्दा रहता है। टर्की के खलीफा के साथ बाहर, मतलब जो देश के बाहर कुछ चीजें हो रही हैं जिसके खिलाफ देश में गुस्सा है। अगला जो कारण है, अगला जो मुद्दा है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों, कैजुअलिटी को हिंदी में क्या कहेंगे, कैजुअलिटी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कैजुअलिटी मींस कि भारतीय सैनिकों का मारा जाना और घायल होना, भारतीय सैनिकों का मारा जाना और घायल होना एक कारण ये है। अगला कारण क्या है भाई, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बढ़ी हुई महंगाई, प्राइस हाइक ऑफ द कॉमन कमोडिटीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये क्या है, ये सारे जो हैं ये सारे जो हैं खिलाफत असहयोग आंदोलन का आंतरिक और बाह्य कारण है, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा रहता है और अंततः आंदोलन शुरू होता है। आइए अब कहां पे आते हैं भाई, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर आते हैं। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर आते हैं। कौन से कार्यक्रम हैं, तो नकारात्मक कार्यक्रम है। नकारात्मक कार्यक्रम में क्या है, नकारात्मक कार्यक्रम में बहिष्कार है। अभी मैंने कहा ना कि अपना भी क्लासरूम चल रहा है, तो अपने क्लासरूम के ब्लॉक कर दिया जाता है, ये नकारात्मक कह सकते हैं कि वो है। तो कार्यक्रम, आप मेंस का उत्तर जब भी लिखेंगे ना, बड़ा व्यवस्थित दिखना चाहिए। आईएएस का एक अधिकारी जो कहा जाता है ना कि आप यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ द वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। तो सबसे उच्च पद के अधिकारी के लिए आप उत्तर लिख रहे हैं, तो उत्तर भी बड़ा व्यवस्थित सा दिखना चाहिए। आंदोलन का कार्यक्रम नकारात्मक कार्यक्रम है और सकारात्मक कार्यक्रम है।
नकारात्मक में क्या है भाई? नकारात्मक में बहिष्कार है। किसका बहिष्कार करना है? तो बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का करना है, विदेशी वस्तुओं का करना है। अगला जो है अंग्रेजी आपकी सरकारी स्कूल है, आप पढ़ने उसमें जाएंगे ही नहीं। आपकी नौकरियां भारतीय करेंगे ही नहीं। कहां से आप 1.5 लाख लोगों से कैसे पूरे भारत पे शासन कर ले जाएंगे? बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना है, सरकारी शिक्षा का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। मीन सरकार के साथ असहयोग करेंगे, ये खुद यहां से परेशान होकर के चले जाएंगे। सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे? सकारात्मक कार्यक्रम गांधी जी के दूरदर्शिता के प्रतीक थे, दूरदर्शिता के प्रतीक थे। कल ही मैंने कहा था सबको अंग्रेजी शासन से छुटकारा चाहिए था, केवल एकमात्र गांधी जी थे जो आजाद भारत कैसा होगा इसकी भी तैयारी कर रहे थे, इसकी भी जन जागरूकता कर रहे थे। तो सकारात्मक कार्यक्रम क्या है भाई? तो सकारात्मक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सकारात्मक कार्यक्रम रहते हैं। अगला छुआछूत का उन्मूलन है, छुआछूत उन्मूलन है। अगला क्या है? महिला सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है। अगला क्या है? स्वदेशी का प्रचार प्रसार है, स्वदेशी का प्रचार प्रसार। स्वदेशी का प्रचार प्रसार कैसे है भाई? तो चरखा और खादी का प्रचार प्रसार, चरखा और खादी का प्रचार प्रसार। अगला सकारात्मक कार्यक्रम क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना। देखिए उत्तर को जब तक जो कहा जाता है ना कि जब तक उसको प्रस्तुतिकरण आप डिफरेंट वे में नहीं करेंगे ना, वो मजा, वो एहसास नहीं आता कि इसका उत्तर है। देयर वर द सम पॉजिटिव प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज वेल एज देयर वर द सम नेगेटिव प्रोग्राम्स। ये आंदोलन के कार्यक्रम हो गए। ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग तो करना है, साथ ही साथ देश के लोगों को जागरूक करना है कि देश की एकता से ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है, हिंदू मुस्लिम एकता। महिला का सशक्तिकरण, हर महिला के प्रति जो है कल बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था, उन्हें अवसर दिए जाए। छुआछूत उन्मूलन, जो हुआ सो हुआ, आजाद भारत में अब मानव ही मानव को अछूत नहीं बनाएगा। विदेशी वस्तुओं का अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो विकल्प में क्या है? तो विकल्प में स्वदेशी है, खादी पहनिए, चरखा से बने हुए सामान पहनिए। अगर अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे तो कहां पे जाएंगे भाई? तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना होगी। चलिए भाई अब आते हैं आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत या खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत। यहां से प्रश्न, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 ईस्वी में असहयोग के प्रस्ताव को पास किया गया। असहयोग के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि किया गया, असहयोग आंदोलन की पुष्टि किया गया। जो प्रस्ताव पारित हुआ उस प्रस्ताव को क्या किया गया? उस प्रस्ताव को अब अप्रूव कर दिया गया। 2 सम्मेलन याद रखना है, 1920 में ही है कलकत्ता, ये विशेष अधिवेशन था, स्पेशल सेशन था, एंड दिस वाज द एनुअल सेशन। नागपुर का अधिवेशन जो है ये क्या था? वार्षिक सम्मेलन था। अब जब पुष्टि हो गया तो क्या होता है? पुष्टि होने के साथ ही 1 अगस्त 1920 ईस्वी क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाएगा। इसी दिन क्या होता है? इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ऑन द सेम डे द सडन डिमाइस ऑफ द बाल गंगाधर तिलक इट इग्नाइटेड टू द कॉमन मासेस। जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु एक उत्प्रेरक का काम किया, एक कैटलिस्ट का काम किया।
के रूप में कैटलिस्ट का काम किया भाई। तिलक जी कोई एहरू गहरू नहीं थे भाई, तिलक जी भी एक दौर थे, गरमपंथी चरण में लाल बाल पाल ही नाम था भाई ना। और तिलक जी भी कोई ऐसा नहीं था कि बड़े ही गरीब परिवार से थे। आप उस जमाने में ये इतिहास से मास्टर किए थे, उस जमाने में कानून की पढ़ाई किए हुए थे, उस जमाने में आज भी किसी का अपना मैगजीन निकल जाए भाई, अपना समाचार पत्र निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। उस जमाने में मराठा और केसरी इनके अपने समाचार पत्र थे। और तिलक जी की जो निष्ठा थी देश के प्रति, उस पर लेस मात्र का किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। 18 महीने के लिए जेल पहले ही जा चुके थे, 1898-99 में ही जा चुके थे। 6 साल के लिए जेल जो है भारत की भूमि नसीब नहीं हुआ, मंडले जेल में थे। और कहा मैं कि जब 6 साल के बाद आए तो राष्ट्रीय आंदोलन फर्ज पे था, कहे कि जीरो से शुरू किया जाएगा। एक बड़े युग का अंत हो गया। जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पे था कि तिलक जी ने जीते जी आजादी नहीं दे पाया, परंतु गांधी जी पर उनको निष्ठा भी था कि आजादी के लिए हमें सर्वस्व न्यौछावर करना है। अब जैसे ही आंदोलन की शुरुआत होता है भाई, गांधी जी ने यहाँ पे 1 वर्ष का समय मांगा था कि 1 वर्ष बस केवल जो मैं कह रहा हूं उस पर आप चल के देखिए, 1 वर्ष में स्वराज आपको मिल जाएगा। आम जनता का गांधी जी पे विश्वास क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से चंपारण में भी उलझे थे, खेड़ा में भी उलझे थे और अहमदाबाद में भी उलझे थे। प्रत्यक्ष रूप से किसी को सफलता इसके पहले नहीं मिला था। बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया जब राजनीतिक शून्यता आ गई, उसके बाद किया गया। आंदोलन को जब कुचल दिया गया उसके वर्षों बाद किया गया। यहां पे जब प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी उलझे थे उसी दौरान इनको सफलता मिली थी और लोगों को विश्वास हो गया था कि ये व्यक्ति जब सफलता पाया है तो अगर ये इसके कहने पर हम लोग चलेंगे तो देश को आजादी मिलेगा। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आंदोलन की शुरुआत होते ही आंदोलन क्या होता है, आंदोलन का देशव्यापी प्रसार हो जाता है। देशव्यापी प्रसार हो गया। अब देशव्यापी प्रसार क्या है भाई? असहयोग आंदोलन का देशव्यापी प्रसार क्या है? गांधी जी ने कहा था ना बहिष्कार करना है। 90,000 छात्रों ने क्या किया? गांधी जी ने कहा सरकारी स्कूल शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कीजिए। 90,000 छात्रों ने एक झटके में, कि गांधी जी ने कहा स्कूल छोड़ दो, स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया। देश के जितने भी अग्रणी वकील रहते हैं, चाहे वो विठल भाई पटेल रहे हो, चाहे मोतीलाल नेहरू रहे हो, चाहे चित्तरंजन दास रहे हो, सभी ने क्या किया? सभी ने अपने लुक्रेटिव प्रैक्टिसेस से त्यागपत्र दे दिया, अपने वकालत से त्यागपत्र दे दिया। महिलाओं ने विदेशी शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया और पिकेटिंग अगेंस्ट द लिकर शॉप बहुत ही पॉपुलर हुआ। विदेशी शराब के दुकानों पर धरना प्रदर्शन बहुत ही लोकप्रिय हुआ। सरकारी नौकरियों के त्यागपत्र में, अरे भाई ये तो नामी गिरामी नाम जो मैंने बताया ना, कितने लोगों ने, जिनको कोई जानता नहीं था, गांधी जी भाई सबको विश्वास था गांधी जी कहें कि 1 साल में आजादी मिलेगा तो मिल जाएगा। शिक्षक के पद से लोगों ने त्यागपत्र दिया, जो क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, मतलब सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो अंग्रेज मजबूर होकर यहां से चले जाएंगे। इसी कड़ी में एक नाम प्रेमचंद का, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, बनारस के रहने वाले थे। आप लोग अपनी स्कूल की किताबों में शायद ये कहानी पढ़े भी होंगे, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का मुझे नहीं लगता कोई ऐसा छात्र होगा जो उनका नाम ना सुना हो। प्रेमचंद का गबन है, गोदान है, या अपने छात्र जीवन में नमक का दरोगा उनका पढ़े होंगे कम से कम। प्रेमचंद का कोई भी उपन्यास पढ़िए जो है, गरीबी की इंतहा है, गरीबी की इंतहा है। जोश में आकर के क्या करते हैं, जोश में आकर के प्रेमचंद भी सरकारी नौकरी से मास्टर रहते हैं, बनारस के रहते हैं, बनारस में पांडेपुर पड़ता है, उसके आगे रहते हैं, लमही गांव से रहते हैं। गांधी जी के आह्वान पे ये सरकारी मास्टर रहते हैं, इन्होंने भी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। एक तरफ से नौकरी को त्यागपत्र दिया और दूसरी तरफ से जो कहा जाता है ना, दूसरी तरफ से जो गरीबी है, अथाह गरीबी के चक्र में फंसे। और जो गरीबी और जो आर्थिक दुश्वारियां हैं उसको आप उनके हर उपन्यास में महसूस कर सकते हैं। जब गरीबी आता है तो अपने साथ साथ हजार संघर्षों को लेकर के आता है। इस गरीबी की दुश्वारी में प्रेमचंद को टीबी हो जाता है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो जाती है। आज टीबी बहुत ही, अगर शुरुआती दौर में पता चल गया, बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, उस जमाने की बड़ी ही लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से प्रेमचंद को अब लगने लगा था कि मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इनके गिरते स्वास्थ्य से, अभी आप लोग वो कर लीजिए, गूगल कर लीजिए प्रेमचंद के फटे जूते, अभी एक पिक्चर आपके सामने आएगा। प्रेमचंद के निरंतर गिरते स्वास्थ्य से इनकी पत्नी को भी एहसास हो गया था कि अब मुंशी जी, पहले के जमाने में हम लोग बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, पहले सर नहीं मुंशी जी कहा जाता था, बाबू साहब कहा जाता था, और भी इस तरीके से जो है पंडित जी कहा जाता था। इस संबोधन से टीचर को संबोधित किया जाता था। इनकी पत्नी को भी लगता है कि मुंशी जी जीवित नहीं रहेंगे। वो भारत में नया नया दौर फोटोग्राफी का आया था। जैसे आज मोबाइल में आप लोग पिक्सल कैमरा है ना, सेल्फी लेते हैं, उस समय भारत में नया नया दौर फोटोग्राफी का आया था। पत्नी को भी एहसास हो गया कि मुंशी जी अब बचेंगे नहीं, तो इनसे बड़ा ही अनुरोध करती है कि शहर जा रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं। तो आजकल सुनी हो कि शहर में फोटो का जमाना आया। ये फोटो अगर आपके साथ हो जाता तो जीवन में एक निशानी रहेगी। आप रहे या ना रहे, लेकिन आपके नहीं रहने पर एक निशानी के रूप में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
महसूस करने का प्रयास कीजिए ना कि ये कोई कहानी नहीं है, एक व्यक्ति की मौत मतलब निर्धारित है कि वो मरने वाला है, बीमारी लाइलाज होती जा रही है। मुंशी जी को लगता है कि जब इतना अनुरोध कर रही है तो ले चलते हैं, लेकर के जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं उस पिक को गूगल कर लीजिएगा कि पता था कि हमारे एक स्पेशल वो है, स्पेशल मतलब कि जो फोटो है इसको टाउमरी अपने पास रखेंगे और इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, और स्वास्थ्य गिरा हुआ देखिए, उनके गाल जो है धसे हुए हैं, मुंशी जी के पूरे गाल जो है वो अंदर धसे हुए हैं, बीमारी में। पैर के ऊपर पैर रखे, आगे जूता क्या है, जूता फटा हुआ है। इतना महान साहित्यकार, इतना बड़ा साहित्यकार, और गरीबी का वो दामन कि जूते फटे हुए हैं, और उनको पहले से पता था भाई कि बड़ा ही स्पेशल मोमेंट का ये पिक है। तो कहने का अर्थ बच्चों क्या है कि गांधी जी का जो बहिष्कार का नारा था, इस बहिष्कार के नारे में जो किताब में आप दो चार नाम पढ़ते हैं, तेज बहादुर सप्रू ने त्यागपत्र दे दिया, चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया, मोतीलाल नेहरू ने त्यागपत्र दे दिया, राजेंद्र प्रसाद ने त्यागपत्र दे दिया, विठल भाई पटेल, अरुणा असफ अली ने त्यागपत्र, 5-10 लोग ही त्यागपत्र नहीं दिए थे। अभी तो प्रेमचंद जी के फटे जूते की कहानी सुना है, प्रेमचंद जी के बारे में आप सुने भी हैं। ऐसी अनगिनत कहानियां थी जो उस भाव में आकर के क्या किए, नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। आंदोलन क्या था भाई, आंदोलन अपने शिखर पर था, अपने सबाब पर था। कई सारे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना किया गया, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन सारे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना किया गया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे भाई। कल ही मैंने कहा था गांधी जी वो हड्डी थे कि अंग्रेजों को इतना बड़ा साम्राज्य, जिसका पूरी दुनिया में साम्राज्य हो, गांधी जी उस मुकाम पे ला करके उस असहज स्थिति में छोड़ देते थे कि अंग्रेजी शासन खुद नहीं समझ पाती थी कि अब करे तो क्या करे। और हिंसक रूप से भाई चल रहा है, हिंसक रूप से विरोध प्रदर्शन है, मारेंगे तो गांधी जी क्या भाई, देश का पहला सही अर्थों में पहला जन आंदोलन था। अगर मारेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पॉपुलैरिटी जा रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंच पे गांधी जी कहेंगे कि ये मैं पहले से करा था कि ये निर्मम है, निष्ठुर है, क्रूर है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो गांधी जी पीठ थपथपा रहे थे कि देखो मैंने अहिंसा की शक्ति कहा था कि आप अहिंसक तरीके से आंदोलन करो, उसका क्या महत्व है। ऐसे में ही क्या होता है, ऐसे में ही वर्ष 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। भारत आगमन में उस दौर में कोई भी आता था तो बंबई ही आता था। अगर साइमन कमीशन को भी देखेंगे तो वो कहां आया था, वो बंबई आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स कहां पे आते हैं, बंबई आते हैं। बंबई की सड़कों पर देशव्यापी विरोध, काले पट्टी के साथ, काले झंडे के साथ इनका स्वागत किया जाता है। पूरी बंबई में हड़ताल रखा जाता है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है। इसके पहले अगर कोई महारानी या युवराज आते थे तो भारतीयों का क्या होता था, भारतीय पलके बिछा करके उनका स्वागत करते थे। ये बातें प्रिंस ऑफ वेल्स को भी पता थी कि भारतीय किस तरीके से ब्रिटेन की महारानी या राज परिवार के लोगों का स्वागत करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुलेआम उनका विरोध किया जा रहा है। प्रिंस ऑफ वेल्स को भी लगता है कि भारतीयों का गुस्सा भाई बहुत ज्यादा है। भारतीय जो शासन रहता है, भारतीय जो सरकार रहती है, इनको कहती है कि बंबई में गुस्सा है, आप चलिए पुणे घूमिए। पुणे भी तो महाराष्ट्र में, अगर कोई गया हो बॉम्बे टू पुणे वाले हाईवे पे, बहुत ही खूबसूरत हाईवे है। अगर सफर किए होंगे, खंडाला है, लोनावाला है, सब उसी हाईवे पे आता है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात यह है कि जो बंबई टू पुणे हाईवे है, वहां पे रेलवे रूट और जो रोड रूट है, मतलब रेलगाड़ी और जो सड़क पे गाड़ियां चलती हैं, वो अधिकांशतः पैरेलल है, समानांतर है। अब जब भी प्रिंस ऑफ वेल्स अपनी रेलगाड़ी से वो पुणे जा रहे थे, जब भी खिड़की उठाते हैं, भारतीय कहते हैं, भारतीय काला झंडा लेकर के, अरे रेलगाड़ी के सामने ही सड़क मारता, उस पर जो काला झंडा लेकर के, काला झंडा इनके पीछे पड़ गया था। इस तरीके से वो खुशबू आने लगी थी, इस तरीके से इस देशव्यापी विरोध को देखते हुए वो खुशबू आने लगी थी, भारत आजादी पालेगा। सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या हुआ, सबसे ज्यादा लोकप्रियता विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार जो था उसने प्राप्त किया। वर्ष 1920 में जो 106 करोड़ का आयात था, अब विदेशी आयात गिर करके 1921 ईस्वी में कितना रह गया, 106 नहीं 102 करोड़ है, ये गिर करके मात्र 56 करोड़ रह गया। Right now it bore down and the something this is the nearby only 56 crore in the financial year of the 1921। तो क्या होता है भाई, एक वर्ष में आयात का लगभग 50% गिर जाना ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं थी। परंतु फिर से क्या होता है, परंतु फिर से वही होता है जो मैंने कहा था ना, भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक लाइन, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जब आंदोलन इतना लोकप्रिय है, देशव्यापी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है,
हर बार हमने अपनी तरफ से गलती किया है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में फरवरी 1922 जगह कौन सा रहता है, जगह जो है चौरी चौरा रहता है। चौरी चौरा में क्या होता है, चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जला डाला, 22 पुलिसकर्मियों को जला डाला। चौरी चौरा कहां पे है, किसी को अंदाजा है? जरा बताइए मुझे, चौरी चौरा कहां पे है भाई? आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं कि कहां पे है। मैं वादा कर रहा हूं कि कोई लड़का यूपी बिहार का अगर नहीं है, अगर वो एमबीए एमसीए कर रहा है, किसी दूसरे राज्य का लड़का जो एमबीए एमसीए बीटेक कर रहा है, उससे एक बार पूछ दीजिए कि चौरी चौरा कहां पे है। आज भी लोगों को, इतना सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आज भी वो असमर्थ नहीं बता पाएंगे। और चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने क्या किया, 22 पुलिसकर्मियों को जला डाला। इससे क्या हुआ भाई, इससे 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और क्या हुआ, एक बार पुनः सारा देश गांधी जी के इस निर्णय से स्तब्ध हो गया। The entire country was surprised that suddenly Gandhi ji rolled back the non-cooperation movement. हाँ भाई, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। चलिए, आप, मैंने कहा कि आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को पता होगा। अब देश के सारे नेता, सारा देश स्तब्ध था भाई कि इतना आंदोलन जो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था, उसे गांधी जी ने एक जगह पे भीड़ अगर हिंसक हो गई, और भीड़ हिंसक हो गई मींस की, तो भाई चौरी चौरा मैंने कहा ना कि वो कौन सा सिंघम पिक्चर देखे होंगे आप लोग। सिंघम में वो कौन सा जो गुंडा रहता है, आई फील जयकांत सीकरे शायद नाम रहता है, वो अजय देवगन को जब बुलाता है आई फील की वेलकम टू गोवा कहता है, समथिंग कुछ ऐसा रहता है। और वहां पे डायलॉग रहता है कि न जाने क्या उसके गांव का नाम रहता है, और कहता है कि तुमने वहां पे बुला करके मुझे मारा या समथिंग क्या किया, जिसे गोवा के मैप पर कोई जानता भी नहीं है कि ये स्थान कहां पे है। तो वही हाल था भाई ना कि देश के लोग उस समय ये नहीं जानते थे कि ये चौरी चौरा कहां पे है। और चौरी चौरा में अगर कोई हिंसा हो गई तो उसका दंड आपने पूरे देश को क्यों दिया? अरे गोरखपुर के चौरी चौरा में अगर कोई हिंसात्मक घटना हुई तो आप असहयोग आंदोलन को गोरखपुर से निलंबित कर दिए रहते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो पूरे पूर्वांचल से निलंबित कर दिए रहते हैं। एकदम गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से ही निलंबित कर दिए रहते हैं। परंतु गांधी जी ने पूरे देश से असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया, वापस ले लिया। और किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि भाई गांधी जी ने ये क्या कर दिया। भाई जो कहा था ना, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोग सुने होंगे। सुभाष चंद्र बोस आई फील आईसीएस सेवा में ऑल इंडिया 4 या ऑल इंडिया 5th रैंक कुछ ऐसे करके उनका था, तो टॉपर थे। गांधी जी के आह्वान पे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी नौकरी छोड़ दिया था, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी का आलोचना करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ये कोई आपका व्यक्तिगत आंदोलन था क्या कि आपका जब मन किया तब आपने चालू किया, जब मन किया तब आपने उसे। सुभाष चंद्र बोस का कहना है भाई वो खुद जो है, जो आदमी आईएएस निकाल करके आईएएस को रिजाइन दे देना ना, मजाक नहीं है। इतनों का नाम जानते हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा निकाल करके आईएएस रिजाइन दे दिया हो, मुट्ठी भर, 2-4-5 नाम से ज्यादा नहीं बता पाएंगे। उस जमाने में डीएम का जो रुतबा होता था, आईसीएस सेवा का जो रुतबा था, कोई भारतीय क्वालिफाई कर ले ऑलमोस्ट नामुमकिन ही था, अपवाद ही था। और गांधी जी के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस ने वो सेवा छोड़ दिया था, इसलिए कि देश को आजादी 1 साल में मिलने वाली है। गांधी जी क्या क्या किए, पलटी मार गए भाई। तो नाराजगी होना क्या है, नाराजगी होना वाजिब सी बात है। गांधी जी स्वयं जो है भाई अपना बोअर पदक छोड़ दिए थे, जो झूलू पदक था उसे छोड़ दिए थे। सारा देश स्तब्ध है कि गांधी जी आपने ये क्या किया। अब आंदोलन का वापस लिया जाना किसके लिए अवसर हो जाता है भाई, तो आंदोलन का वापस लिया जाना ब्रिटिश सरकार के लिए अवसर हो जाता है। और क्या किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके यह भी प्रश्न पूछा गया है, जज कौन रहता है, तो जज जो है ब्रूम्सफील्ड रहते हैं।
ब्रूम्सफील्ड रहते हैं। ब्रूम्सफील्ड ने क्या किया, गांधी जी को 6 वर्ष के जेल में असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका है। परिणाम क्या होता है, परिणाम शून्यता की स्थिति, राजनीतिक शून्यता की स्थिति। दिस इज द समथिंग पॉलिटिकल वैक्यूम। ऐसी राजनीतिक शून्यता की स्थिति सूरत के बाद आपने देखा था, सूरत में फूट था, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने दमन किया और एक पिन ड्रॉप साइलेंट था। एक बार पुनः क्या होता है, जो आंदोलन के अगुआ रहते हैं गांधी जी जेल में चले गए, असहयोग आंदोलन निलंबित है, सारा देश अस्तब्ध और निराश है और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, राजनीतिक शून्यता की स्थिति व्याप्त है। चलिए भाई फटाफट बताइए, टॉपिक खत्म हुआ। कहीं पे कोई डाउट है फटाफट पूछ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए भाई ठीक है, तो अब आगे क्या किया जाए, इसका नोट्स बनवा दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? असहयोग आंदोलन का महत्व जो है उस पर आया जाए या इसका नोट्स बनवा दिया जाए? बताइए भाई क्या किया जाए फटाफट। कंटिन्यू किया जाए, महत्व कर लिया जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है। असहयोग कंटेंट वाइज नोट्स अगर नहीं बन रहा है तो बेटा मैं बार बार आप लोग से गुजारिश करूंगा कि इस पे कुछ भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास में कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं, एक एक पहलू को, अब यही चीजें मैं लिखवाऊंगा, लिखवाने में कम से कम 45, आज मैं लिखवा भी नहीं, अगर लिखवाऊंगा तो मैं लिखवा भी नहीं पाऊंगा, 45 मिनट 50 मिनट लग जाता है लिखवाने में। तो वही चीजें क्या है, वही चीजें आपको कंटेंट राइटर लिख करके, और लिख करके हाथ से नहीं बल्कि वो टाइप फॉर्म में लिखा हुआ है, डेली क्लास नोट्स के नाम से अगले दिन आपके प्लेटफॉर्म पर आप लोग के एप्लीकेशन में वीडियो के समझ जो है उसे ऐड कर दिया जाता है। चलिए तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या था। एक प्रश्न पहले फटाफट मेंस का जो है प्रश्न कर लीजिए। प्रश्न है असहयोग आंदोलन के मूल्यांकन मींस कि अगर इस आंदोलन का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है तो उस नकारात्मक प्रभाव पर भी चर्चा करें, ठीक है। तो कारण पक्ष तो हम लोगों ने देख लिया, आंतरिक कारण है और बाह्य कारण है। आइए हम लोग प्रभाव पक्ष पे चर्चा किया जाए। व्हाट वाज द इंपैक्ट, प्रभाव क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या है। प्रभाव में पहला जो है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा जो है सामाजिक प्रभाव, तीसरा जो है क्या था, नकारात्मक प्रभाव क्या था। अब आंसर जब भी लिखना है तो ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट करके पॉइंट में 5-6 पॉइंट नहीं देंगे। अगर 5-6 या 8 पॉइंट 10 पॉइंट भी देंगे तो नंबर एवरेज गुड नंबर मिलेगा, मींस कि लगभग 50%, या बहुत ही अगर लिबरल इवैल्यूएटर होगा तो 55% नंबर देगा। अगर व्यवस्थित रूप से रखेंगे राजनीतिक प्रभाव क्या था, सामाजिक प्रभाव क्या था,
आर्थिक प्रभाव क्या था, सांस्कृतिक प्रभाव क्या था और नकारात्मक प्रभाव क्या था। अगर हॉलिस्टिक माइंडसेट के साथ आंसर को रखेंगे तब जाकर वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स पेचअप करेंगे। तो आइए पहले मुद्दे पर आते हैं कि राजनीतिक प्रभाव क्या था। तो सही अर्थों में क्या था भाई, पहला राजनीतिक प्रभाव सही अर्थों में ये देश का जन तो सही अर्थों में क्या था, सही अर्थों में ये भारत का प्रथम जन आंदोलन था। देश के अंदरूनी हिस्सों में भी क्या हुआ, देश के अंदरूनी हिस्सों में भी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ और राजनीतिक जन जागरूकता का संचार किया और लोगों के अंदर राजनीतिक जन जागरूकता का संचार किया। किस प्रकार आम जनता अहिंसात्मक जागरूकता का संचार किया, किस प्रकार आम जनता अहिंसात्मक